चलिए अपने शरीर को एक एक बहुत बड़ी शानदार इमारत की तरह सोचते हैं। अब कोई भी इमारत कैसे बनती है? ईंट, सीमेंट, तार, है ना? हमारा शरीर भी मतलब ऐसे ही कुछ बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। और आज हम इन्हीं ब्लॉक्स की गहराई में उतरने वाले हैं। आज की जिनका विषय है एनिमल टिश्यू। ये नोट्स खास तौर पर NCERT क्लास 9 और ग्रुप डी SSC जैसी परीक्षाओं के लिए बनाए गए हैं। तो हमारा मिशन साफ है, इन नोट से सबसे जरूरी जानकारी निकालना और उसे ऐसे समझना कि वो हमेशा याद रह जाए। हम शरीर की 4 मुख्य टीमें देखेंगे: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। चलिए शुरू करते हैं। और ये इमारत वाली बात एकदम सटीक है, क्योंकि ये 4 टिश्यू ही वो 4 समझिए मजदूरों की टीमें हैं जो हर काम करती हैं। एक टीम दीवार पर प्लास्टर और पेंट करती है, वह है एपिथेलियल। दूसरी टीम पूरी इमारत का ढांचा और वायरिंग संभालती है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। तीसरी टीम लिफ्ट और मोटर चलाती है, मस्कुलर। और चौथी टीम है कंट्रोल रूम, जो सब कुछ मैनेज करती है, नर्वस। और इन नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीधे उन सवालों पर फोकस करते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, यानी PYQs। तो चलिए पहली टीम से ही मिलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। अगर ये शरीर एक इमारत है तो एपिथेलियल टिश्यू इसका पेंट और प्लास्टर हुआ। ये बाहर से हमारी त्वचा बनाता है और अंदर से हमारे अंगों को एक लाइनिंग देता है, उन्हें ढकता है। नोट्स में एक बहुत जरूरी बात लिखी है कि इसकी कोशिकाएं इतनी कसकर एक दूसरे से चिपकी होती हैं कि उनके बीच कोई जगह ही नहीं होती, एकदम एक अभेद्य दीवार की तरह। बिल्कुल। और इसी अभेद्य दीवार वाली बात में एक बहुत दिलचस्प पहेली छिपी है, जिस पर नोट्स में IMP PYQ में निशान भी है। इस टिश्यू में अपनी खुद की रक्तवाहिकाएं, मतलब ब्लड वेसल्स, होती ही नहीं है। क्या ब्लड वेसल्स नहीं होती? नहीं। तो फिर इसे पोषण कैसे मिलता है? मतलब ये जिंदा कैसे रहता है? हाँ, यही सवाल है। जवाब है डिफ्यूजन से। इसके ठीक नीचे जो टिश्यू होता है ना, पोषक तत्व उससे रिस रिस कर इस तक पहुंचते हैं। और ये कमाल का डिजाइन है। सोचिए, अगर इसमें खून की नसें होती तो त्वचा पर एक छोटी सी खरोच से भी कितना खून बहता। अच्छा, तो प्रकृति ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। बिल्कुल। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। अच्छा, अब इन नोट्स में इसके कुछ प्रकार दिए गए हैं और मुझे यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। ऐसा लगता है कि हर कोशिका का आकार उसके काम का सीधा सीधा नतीजा है ना? जैसे सबसे पहले है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये कोशिकाएं फर्श की टाइल्स की तरह चपटी और पतली हैं, और ये मिलती भी ऐसी जगहों पर हैं जैसे फेफड़ों की एल्वियोली, जहां गैसों का लेन देन बहुत तेजी से होना है। एकदम। और ये डिजाइन की कुशलता ही बायोलॉजी का असली जादू है। शरीर कोई भी संसाधन बर्बाद नहीं करता। जहां पतली दीवार चाहिए वहां पतली कोशिकाएं हैं। अब देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम को। इसकी कोशिकाएं क्यूब यानी घन के आकार की हैं, जैसे छोटी छोटी फैक्ट्रियां। ये किडनी की नलियों और लार ग्रंथियों में मिलती हैं, जहां कुछ बनाने मतलब स्राव, या सोखने मतलब अवशोषण का काम होता है। इनका आकार इन्हें ये काम करने के लिए ज्यादा जगह देता है। और फिर आता है कॉलमनर एपिथेलियम, जिसकी कोशिकाएं खंभे यानी पिलर की तरह लंबी हैं। ये हमारी छोटी आंत में होती हैं, जहां अरबों पोषक तत्वों को सोखने के लिए बहुत ज्यादा सतह की जरूरत होती है। ये लंबाई सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती है। तो मतलब टाइल्स लेन देन के लिए, क्यूब्स फैक्ट्री के लिए और खंबे सोखने के लिए। कमाल है। और इसी में एक अपग्रेड भी है, सीलिएटेड एपिथेलियम। इसमें कॉलमनर कोशिकाओं के ऊपर छोटे छोटे बालों जैसी संरचना होती है, जिसे सीलिया कहते हैं। ये एक लय में चलती रहती हैं, जैसे किसी नाव के चप्पू। हमारे श्वसन पथ में ये धूल और बलगम को बाहर की तरफ धकेलती हैं, गले को साफ रखती हैं। शरीर की अपनी क्लीनिंग क्रू। हाँ, कह सकते हैं। वाह। और नोट्स में एक आखिरी बात यह भी है कि जहां ज्यादा घिसाव होता है, जैसे हमारी त्वचा पर, वहां इस पेंट का सिर्फ एक कोट नहीं होता, बल्कि कई परतें होती हैं। इसे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। मतलब ये एक मजबूत मल्टी लेयर सुरक्षा कवच है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू एक बेहतरीन कवर तो है, पर ये अकेला खड़ा नहीं रह सकता। इस पेंट और प्लास्टर को टिकने के लिए एक दीवार चाहिए, एक ढांचा चाहिए। और यहीं पर हमारा अगला हीरो आता है, कनेक्टिव टिश्यू, जो शरीर का असली गोंद, सीमेंट और स्टील फ्रेम सब कुछ है। अगला प्रकार है कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करता है, सहारा देता है और एक साथ बांधता है। ये हमारी इमारत का स्टील का ढांचा है, सीमेंट है, वायरिंग है, सब कुछ यही है।
और ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू भी है। और इसकी खासियत एपिथेलियल टिश्यू से बिल्कुल उल्टी है। जहां एपिथेलियल कोशिकाएं कसकर बंधी थी, यहां कोशिकाएं आराम से ढीली ढाली बिखरी होती हैं और उनके बीच में एक पदार्थ भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। यही मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू की असली पहचान है। और ये मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, जेली जैसा नरम, पानी जैसा तरल या पत्थर जैसा कठोर। अच्छा, यहाँ पर नोट्स में एक बात लिखी है जो मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगी है। खून एक कनेक्टिव टिश्यू, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ हमारे पास ठोस हड्डी है और दूसरी तरफ बहता हुआ खून, और हम कह रहे हैं कि ये एक ही परिवार के हैं। ये तो समझ के बाहर है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और यही कनेक्टिव टिश्यू की असली परिभाषा छुपी है। परिवार का मुखिया कोशिकाएं नहीं, बल्कि उनके बीच का मैट्रिक्स है। खून में ये मैट्रिक्स तरल प्लाज्मा है जिसमें कोशिकाएं तैर रही हैं। हड्डी में ये मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बना कंक्रीट है जिसमें कोशिकाएं फंसी हुई हैं। लेकिन बनावट का मूल सिद्धांत वही है। कुछ कोशिकाएं एक विशाल मैट्रिक्स में बिखरी हुई। ओह, अब समझ आया। मैट्रिक्स ही असली खिलाड़ी है। चलिए तो इसके कुछ और रूपों को देखते हैं। नोट्स में एरियोलर और एडिपोस टिश्यू का जिक्र है। ये नाम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। इन्हें ऐसे समझिए, एरियोलो टिश्यू हमारी इमारत का पैकिंग मटेरियल है। जी, जैसे किसी डिब्बे में कीमती सामान को टूटने से बचाने के लिए थर्माकोल भरते हैं ना, बिल्कुल। वैसे ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच की खाली जगह को भरता है और अंगों को अपनी जगह पर रखता है। और एडिपोस टिश्यू ये हमारा फैट स्टोरिंग टिश्यू है। ये शरीर की इंसुलेशन और बैटरी दोनों है। ये हमें गर्म रखता है और मुश्किल समय के लिए ऊर्जा जमा करता है। और अब आते हैं उस जोड़ी पर जो परीक्षा में सबसे ज्यादा उलझाती है, टेंडन और लिगामेंट। नोट्स इसे बहुत साफ करते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। इसका एक सरल तरीका है। टेंडन में एम और बी नहीं आता, तो ये मसल को बोन से जोड़ता है। ये रस्सी की तरह मजबूत होता है पर लचीला नहीं। अच्छा। वहीं लिगामेंट में एल है और बोन में बी नहीं है, तो ये बोन को बोन से जोड़ता है। अच्छा। होता है मजबूत भी और लचीला भी। यही लचीलापन हमारे जोड़ों को मुड़ने देता है। जब कहते हैं ना लिगामेंट टियर हो गया, तो मतलब दो हड्डियों को जोड़ने वाला यही इलास्टिक बैंड टूट गया है। ये तो शानदार तरीका है याद रखने का। और इसी परिवार में हमारे कंकाल टिश्यू भी हैं। हड्डी यानी बोन और कार्टिलेज। हड्डी तो शरीर का मजबूत ढांचा है, ये हम जानते हैं। लेकिन कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक नरम और लचीला टिश्यू है। ये हमारी नाक की नोक, कान और जोड़ों में पाया जाता है। इसे आप हड्डियों के बीच का शॉक एब्जॉर्बर या कुशन समझ सकते हैं। ये हड्डियों को एक दूसरे से टकराकर घिसने से बचाता है। तो देखिए, एक ही कनेक्टिव टिश्यू परिवार में खून जैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, हड्डी जैसा मजबूत फ्रेम भी और कार्टिलेज जैसा कुशन भी। तो हमारे पास इमारत की दीवारें और प्लास्टर मतलब एपिथेलियल हो गया, और उसका पूरा ढांचा सीमेंट और पैकिंग मटेरियल कनेक्टिव भी हो गया। लेकिन एक इमारत तब तक बेकार है जब तक उसमें लिफ्ट, दरवाजे और मोटर ना हो, मतलब कुछ हिल डुल ना सके। और ये काम करता है हमारा अगला टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। बिल्कुल, ये गति का स्रोत है। इसके बिना कोई हरकत संभव नहीं। और नोट्स के अनुसार इसके 3 मुख्य प्रकार हैं और तीनों का काम और कंट्रोल बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले है स्ट्रेटेड या कंकाल मांसपेशियां। ये वो मांसपेशियां हैं जो हमारी मर्जी से काम करती हैं, यानी ये वॉलंटरी हैं। जब हम चलना, दौड़ना या हाथ उठाना चाहते हैं तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप में इन पर धारियां दिखती हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्रेटेड कहते हैं। ये हमारे हाथ पैर में होती हैं। दूसरा प्रकार है स्मूथ मांसपेशियां। इन पर धारियां नहीं होती और ये हमारी इच्छा के बिना अपने आप काम करती हैं। ये इनवॉलंटरी हैं। ये हमारी भोजन की नली, पेट, आंत और रक्त वाहिकाओं की दीवारों में होती हैं। खाना पचाना या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। ये काम स्मूथ मसल्स खुद करती हैं। ये शरीर के ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं। सोचकर भी अजीब लगता है कि हमारे अंदर इतनी सारी चीजें अपने आप चल रही हैं और हमें पता भी नहीं। और तीसरा प्रकार तो सबसे खास है, कार्डियक मांसपेशी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल में पाई जाती है। और ये एक हाइब्रिड है। ये है तो इनवॉलंटरी, मतलब हमारी मर्जी के बिना चलती है, लेकिन इसकी बनावट स्ट्राइटेड मसल्स जैसी है। इस पर भी धारियां होती हैं। और नोट्स में इसकी जो सबसे असाधारण बात बताई गई है वो ये है कि ये कभी थकती नहीं है। कभी नहीं। कभी नहीं। सोचिए, ये एक ऐसा मैराथन रनर है जो जन्म से पहले दौड़ना शुरू करता है
और जीवन के आखिरी पल तक एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। इसकी बनावट, इसकी खून की सप्लाई, सब कुछ ऐसा है कि ये लगातार काम कर सके। ये सच में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। तो अब हमारी इमारत में दीवारें हैं, ढांचा है और मोटरें भी लग गई हैं, लेकिन इन मोटरों को चालू कौन करेगा? लिफ्ट को बताएगा कौन कि कब ऊपर जाना है और कब नीचे? इसके लिए हमें चाहिए कंट्रोल रूम, एक कमांड सेंटर, और वो है हमारा आखिरी टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एकदम सही। ये शरीर का इलेक्ट्रिकल ग्रिड और सेंट्रल कंप्यूटर है। सोचना, महसूस करना, याद रखना, आदेश देना, सब कुछ यहीं से होता है। इस टिश्यू की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है न्यूरॉन। नोट्स के हिसाब से न्यूरॉन के 3 मुख्य हिस्से हैं। एक सेल बॉडी, जिसमें उसका दिमाग यानी न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स जो एंटेना की तरह दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल पकड़ते हैं, और एक लंबा तार जैसा एक्सॉन जो सिग्नल को आगे भेजता है। और इसका काम है तंत्रिका आवेगों यानी नर्व इम्पल्स को बिजली की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये शरीर का सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है। जब आप किसी गर्म चीज को छूते हैं तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में संदेश आपके हाथ से दिमाग तक जाता है और दिमाग से वापस हाथ की मांसपेशियों तक आता है कि हाथ हटा लो। ये सब न्यूरॉन्स के इसी नेटवर्क की वजह से होता है। और ये नोट्स में एक और बड़े अक्षरों में लिखा PYQ है कि नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, और जवाब है न्यूरॉन। हमारा पूरा दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नसें इन्हीं अरबों न्यूरॉन्स के जटिल जाल से बनी है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी 4 टीमें जिन्होंने मिलकर इस पूरी इमारत को बनाया है और चला रही हैं। ठीक है, तो हमने चारों को गहराई से समझ लिया है। अब इससे पहले कि हम इसे समेटें, चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। जो सबसे जरूरी PYQs इन नोट्स में दिए गए हैं, उन्हें एक बार पक्का कर लेते हैं। मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब देना। तैयार? हमेशा। शुरू करते हैं। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से? लिगामेंट। शरीर में वसा जमा करने वाला टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम बताएं जो तरल है? रक्त यानी ब्लड। हमारी नाक और कान में कौन सा लचीला टिश्यू होता है? कार्टिलेज। वो मांसपेशियां जो हमारी मर्जी से काम करती हैं? स्ट्राइटेड मांसपेशिया या कंकाल मांसपेशिया। और जो मांसपेशी सिर्फ दिल में होती है और कभी नहीं थकती? कार्डियक मांसपेशी। और आखिरी सवाल, नर्वस सिस्टम की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन। शानदार। ये सभी वो पॉइंट हैं जिन्हें भूलने की गुंजाइश नहीं है। तो आज हमने शरीर की 4 मुख्य टीमों को समझा। एपिथेलियल जो कवरिंग करती है, कनेक्टिव जो सब कुछ जोड़ती और सहारा देती है, मस्कुलर जो गति देती है, और नर्वस जो सब कुछ कंट्रोल करती है। ये नोट्स परीक्षा की तैयारी के लिए वाकई एक बेहतरीन गाइड है। बिल्कुल। इन नोट से ये तो साफ है कि हर टिश्यू का ढांचा उसके काम के लिए कितना सटीक बना है। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये सभी टीमें मिलकर एक ऑर्गन बनाती हैं। उदाहरण के लिए हमारे पेट को ही लीजिए। उसकी अंदरूनी परत एपिथेलियल टिश्यू से बनी है जो एसिड से बचाती है। उसकी दीवारों में स्मूथ मसल्स हैं जो खाने को मथती हैं। कनेक्टिव टिश्यू उसे अपनी जगह पर रखता है और खून पहुंचाता है, और नर्वस टिश्यू इन सभी को आदेश देता है कि कब क्या करना है। ये एक परफेक्ट टीम वर्क है। ये एक बेहतरीन नजरिया है। आज की हमारी इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि शरीर में हर टिश्यू का एक खास डिजाइन है जो सीधे उसके काम से जुड़ा है। तो आज श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि अगर हमें प्रकृति की तरह एक नया अंग बनाना हो जो कोई खास काम कर सके, तो हमें इन 4 टिश्यू ब्लॉक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे? किस टिश्यू को कितना और कहाँ लगाएंगे और क्यों? इस डिजाइन के पीछे हमारा तर्क क्या होगा?